हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरा अध्याय मानव तंत्र प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण तंत्र में हम मुख्य रूप से जो बात करते हैं, हम रक्त की बात करते हैं। देखो, परिसंचरण को आप परिवहन कह सकते हो। परिवहन का मतलब क्या होता है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। या परिवहन का मतलब, अगर अपन सामान्य अपनी जो दैनिक जीवन जो है, दैनिक जो क्रियाएं होती है, अगर हम देखें, जो परिवहन संसाधन जो होते हैं, यानी जो भी माल जो होता है या सामान जो होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब देखो, अलग अलग प्रकार का परिवहन अपन दुनिया में देखने को मिलता है। सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। लेकिन हमारे शरीर में कोई सड़क परिवहन नहीं होता है। हमारे शरीर में जो परिवहन का जो काम करता है वो कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है। और इस परिवहन को ही हम क्या कह सकते हैं? परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। तो परिसंचरण का जो काम करता है हमारे शरीर में, वो कौन करता है? रक्त करता है। तो इस परिसंचरण को पढ़ने से पहले, या यूं कहें परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले, हमें जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए, वो किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? रक्त के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के बारे में। हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त, या जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड, रक्त, रुधिर, या अपनी भाषा में कह सकते हैं खून। ठीक है। रक्त क्या है? देखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। तो लिख सकते हैं, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त क्या है? तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। अब देखो, तरल का मतलब क्या होता है? आप जानते हो, द्रव के रूप में होता है, यानी रक्त बह सकता है। ठीक है। ऐसे थोड़ी क्या ठोस होता है, कोई गोला थोड़ी है रक्त, है क्या? नहीं है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक। अब आता है रक्त की जो पीएच होती है। देखो, रक्त की जो पीएच होती है, रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। कितनी होती है? 7.4। इसका मतलब क्या हुआ? रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त जो है कैसा होता है? हल्का क्षारीय। देखो, जो पीएच जो है, इसकी एक सामान्य जानकारी मैं दे देता हूं आपको। इस प्रकार की एक स्केल होती है, जिस पर 0 से लेकर 14 तक क्या लिखे होते हैं? अंक लिखे होते हैं। बिल्कुल सेंटर में जो होता है, ये कितना होता है? 7 होता है। अगर पीएच जो है, अगर मान लो कि 7 से कम हुई तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। अगर पीएच क्या है? 7 से क्या हुई? ज्यादा हुई तो क्या होगा? क्षार होगा। रक्त की पीएच क्या? देखो, 7.4। अगर किसी की अगर एग्जैक्ट 7 है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होगा? ना तो वो अम्ल है, ना ही क्षार है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि रक्त की जो पीएच है कितनी है? 7.4 है। 7.4 का मतलब यहां कुछ होगा इसकी, इसके आसपास। यानी ये किस तरफ जा रहा है? ये क्षार की तरफ, हल्का क्षार। जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे, क्षार की प्रबलता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर मान लो कि 14 पर आ गया तो हम उसे कहेंगे प्रबल क्षार। क्या कहेंगे? प्रबल क्षार। लेकिन यहाँ पास में तो क्या हो जाएगा? हल्का क्षार। ठीक है। तो दो बातें मुख्य रूप से हमने रक्त के बारे में देखी भी। तो रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। और रक्त की जो पीएच होती है कितनी होती है? 7.4 होती है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि रक्त की प्रकृति कैसी होगी, तो रक्त की प्रकृति के बारे में हम बता सकते हैं कि रक्त की प्रकृति कैसी होगी? रक्त कैसा होगा? हल्का क्षारीय होगा। कैसा होगा? हल्का क्षारीय। अब आगे देखते हैं और क्या बातें रक्त की हो सकती है। देखो, अब बात करते हैं कि रक्त जो है, इसका निर्माण कहां होता है। देखो, रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो। रक्त का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लिख लीजिएगा, रक्त का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भ्रूण अवस्था है या कोई छोटा बच्चा है, यानी शिशु है, भ्रूण अवस्था में या जो छोटा जो बच्चा होता है, उसके अंदर जो रक्त का निर्माण होता है वो किसमें होता है? प्लीहा में होता है। तो ये भी लिख लीजिएगा, भ्रूण अवस्था या शिशु में रक्त का निर्माण किसमें होता है? प्लीहा में होता है। भ्रूण या शिशु में रक्त का निर्माण किसमें होता है? प्लीहा में होता है। ठीक है। तो क्या क्या बातें रक्त की अपन ने देख ली। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। इसका मतलब रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है।
और हमने देखा रक्त का जो निर्माण है ये कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। दूसरा हमने बात की कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं यानी जो शिशु होते हैं या जो गर्भाशय में जो बच्चा पड़ रहा होता है भ्रूण अवस्था के दौरान, जो भ्रूण जो होता है उसके अंदर रक्त का निर्माण कहां होता है, प्लीहा के अंदर होता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमने रक्त के बारे में देखा। अब देखो जो रक्त के जो प्रकार है, रक्त को हम देखो दो भागों में बांटते हैं। रक्त को जो मुख्य रूप से बांटते, कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में हम रक्त को बांट सकते हैं। देखो रक्त को दो भागों में बांटते, एक तो हम बांटते ठोस भाग इसका और एक भाग इसका होता है द्रव भाग। द्रव भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जबकि जो ठोस भाग है, ठोस भाग को हम कहते हैं कणिका। ठोस भाग को हम क्या कह सकते हैं, कणिका कहते हैं। देखो जो द्रव भाग जो होता है प्लाज्मा, ये बनाता है रक्त का लगभग कितना 55% भाग बनाता है। 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। जबकि जो बचा हुआ 45% भाग है ये कौन बनाएगा, कणिका बनाएगी। कौन बनाएगी, कणिका। प्लाज्मा को भी हम देखो दो भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, देखो एक तो क्या होता है, जल होता है। इस पर 55% का भी जो जल जो है ये कितना बनाता है, 92% भाग कौन बनाता है, जल बनाता है। और बाकी शेष 8% क्या होता है, आपके कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो देखो रक्त को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ठोस भाग रक्त का और एक कौन सा भाग, द्रव भाग। ठोस भाग को हम क्या कह सकते हैं, कणिका कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। और जो द्रव भाग है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा में देखो जो 55% भाग है उसमें जो 92% क्या है, जल होता है। और 8% क्या होता है, 8% क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगली हम बात करते हैं जो कणिका जो है, कणिका कितने परसेंट भाग बनाती है, 45%। इस कणिका को भी हम क्या कर सकते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। कौन कौन सा, एक तो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्बसेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्बसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका। आपकी किताब में कोशिका भी लिखा हुआ है, 10th की क्लास की जो बुक है 10th क्लास की, उसमें लिख रखा है कि श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिका पढ़ो चाहे कणिका पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और एक आता है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में हम मुख्य रूप से बात करेंगे। रक्त जो है क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका निर्माण कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4, यानी प्रकृति कैसी हो गई, हल्की क्षारीय। प्रकृति किसी हो जाएगी इसकी, हल्का क्षारीय। अब रक्त करता क्या है, देखो रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, परिवहन का काम करता है। यानी जो भी हम भोजन करते हैं, पाचन के बाद हमने पढ़ा था जो छोटी आंत्र होती है, छोटी आंत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। वो सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद वो क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, रक्त के अंदर डाल देते हैं। और रक्त क्या करता है, उस भोजन को कहां पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये सब काम कौन करता है, रक्त करता है। इसके कार्य हम अलग से पढ़ेंगे, रक्त के कार्य के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना आपके कोर्स में, आपको जो पढ़ना है मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है, ठोस भाग यानी इन कणिकाओं के बारे में पढ़ना है मुख्य रूप से। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु के बारे में अपने को मुख्य रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। क्या बोलते हैं इसको, लाल रुधिर कणिका या कोशिका भी कह सकते हो, आपके किताब के हिसाब से आप लाल रुधिर कणिका कहो चाहे कोशिका को, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रुधिर कणिका, आरबीसी, रेड ब्लड कार्बसेल्स अगर कणिका की कहेंगे तो। ठीक है, अब देखो, या फिर रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं आपकी किताब के हिसाब से। अब देखो क्या होता है, आरबीसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो निर्माण होता है ये कहां होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में।
दूसरी हम बात करते हैं इसके जीवन काल की, यानी इनका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का कितना होता है 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है 120 दिन तक ही जीवित रहती है आरबीसी, इसके बाद जीवित नहीं रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, इसका जो आकार होता है, आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है, उभयावतल, यानी इस तरह से होता है, देखो इस तरह से, दोनों तरफ से अंदर की तरफ दसी होती है, उभयावतल। ठीक है, अगले हम बात करते हैं, देखो निर्माण कहां होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है, जीवन काल कितना होता है 120 दिन, आकार कैसा होता है, उभयावतल। और देखो ये क्या है, केंद्रक विहीन कोशिका होती है, केंद्रक विहीन, यानी इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगली बात करते हैं मृत्यु, यानी 120 दिन बाद इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के बाद ये कहां नष्ट होती है, ये नष्ट होती है प्लीहा के अंदर नष्ट होती है, यानी जो प्लीहा जो है, प्लीहा को हम क्या कह सकते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कह सकते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, बुचड़ खाना कह सकते हैं, या आरबीसी का शमशान घाट कह सकते हैं, किसको कहते हैं हम, प्लीहा को कहते हैं। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्लीहा में ये नष्ट हो जाती है, और इसके अंदर देखो जो आरबीसी होती है, इसके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इस पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है, एक लोहे तत्व होता है, कैसा तत्व होता है, लोहे तत्व। और इसी की वजह से जो रक्त है इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, या यूं कह सकते हैं आरबीसी की जो है लाल रंग होती है, उसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हमारे रक्त में अगर हम कणिका की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कणिका पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए रक्त भी कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा, क्योंकि आरबीसी कैसी होती है, लाल होती है। आरबीसी के लाल होने का कारण कौन है, हीमोग्लोबिन। तो सीधी सी भाषा में अगर हमसे ये पूछ ले कि रक्त के लाल होने का कारण कौन हो गया, हीमोग्लोबिन। कैसे, देखो हीमोग्लोबिन के कारण कौन लाल होगा, आरबीसी लाल होगी। अब रक्त के अंदर ज्यादा संख्या किसकी है, आरबीसी की है। अब आरबीसी की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं लाल रंग ज्यादा है। अगर लाल रंग ज्यादा है तो रक्त भी कैसा होगा, लाल होगा। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि सीधी सी भाषा में कि हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल हुई, और आरबीसी के कारण कौन लाल हुआ, रक्त लाल हुआ। तो सीधी सी भाषा में यह भी तो कहा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या हो गया, रक्त लाल हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त के लाल रंग का क्या कारण है, हीमोग्लोबिन। क्या कारण है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका जो मुख्य तत्व होता है कौन होता है, लोहा होता है, यानी ये एक लोहे तत्व यौगिक होता है, यानी लोहे तत्व पदार्थ होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ये परिवहन कैसे करता है। तो ये हमने आरबीसी के बारे में मुख्य रूप से हमने जानकारी प्राप्त कर ली। एक तो निर्माण कहां होता है, लाल अस्थिमज्जा में, जीवन काल कितना होता है 120 दिन, आकार कैसा होता है, तो उभयतल। केंद्रक विहीन कोशिका होती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला, इसके अंदर क्या पाया जाता है, यानी इसकी जो सतह होती है, आरबीसी की जो सतह होती है, आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, क्या होता है, ये लोहे तत्व होता है, और इसी के कारण जो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लिख लीजिएगा कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगला जो अपना टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रुधिर कणिका। डब्ल्यू यानी बीसी यानी क्या हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिका या कोशिका कह लो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनका निर्माण। इनका जो निर्माण होगा, इनका निर्माण भी कहां होगा, लाल अस्थिमज्जा में ही होगा, लाल अस्थिमज्जा में। बात करते जीवन काल। जीवन काल में हम कह सकते हैं 1 सप्ताह, यानी अपन कह सकते हैं 7 से 9 दिन। मुख्य रूप से 1 सप्ताह लिखा होता है कई जगह पे, तो आप यूं लिख सकते हो 7 से 9 दिन लिखो, या फिर लिख दो 1 सप्ताह।
ठीक है, जीवन काल कितना होता है? 7 से 9 दिन होता है। कितना होता है? 7 से 9 दिन। ये कैसी होती है? रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता। जबकि आरबीसी का रंग कैसा था? लाल था। आरबीसी का रंग कैसा था? लाल था। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है ये कैसी होती है? रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इस पर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए कैसी होती है? रंगहीन होती है। और डब्ल्यूबीसी की यानी आरबीसी की संख्या में इनकी जो संख्या होती है बहुत कम होती है। यानी अगर हम इसका अनुपात देखें तो 600 अनुपात 1 होता है। यानी आरबीसी कितनी हो? 600, तो डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 1 होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है आरबीसी की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बहुत कम। यानी 600 आरबीसी में 1 क्या होगी? डब्ल्यूबीसी होगी। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी। और हम देखते देखो जिस प्रकार से जो हमने बात की, आरबीसी जो होती है, आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। क्या काम करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। यानी अपन कह सकते हैं सीधी सी भाषा में, आरबीसी के ऊपर क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। आरबीसी एक प्रकार से क्या कर रही है? ऑक्सीजन का क्या कर रही है? परिवहन कर रही है। अब बात करते हैं सर डब्ल्यूबीसी क्या करती है। देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाना। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है रोगों से लड़ने की क्षमता। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो आपने देखा होगा कि जो युवा है उनकी प्रतिरक्षा जो होती है, यानी प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो क्या होता है? जैसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए उनको कोरोना होने की संभावना बहुत कम है। बाय द वे अगर हो भी गया तो वो क्या हो जाते हैं? जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप ये लापरवाही नहीं करें कि मैं यंग हूं मुझे नहीं होगा। भले ही आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, लेकिन आपके घर में जो वृद्ध है उन पर प्रभाव डालेगा वो। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? प्रतिरक्षा तंत्र। यानी यूं कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो शरीर में डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। क्या काम करती है? शरीर में डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? प्रतिरक्षा का काम करती है, यानी रोगों से लड़ने का कार्य करती है। यानी जो रोग कारक जो होते हैं, रोगाणु जिसे हम कहते हैं, रोग का अणु, रोगाणु, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, वायरस वगैरह जो भी है, तो उनसे लड़ने का जो काम करेगी वो कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी करेगी। कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी। इनका जीवन काल कितना होता है? 7 से 9 दिन। निर्माण का होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। इन पर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या देखो अपने को जानकारी इसको लेकर ध्यान में रखना है। अब देखो जो डब्ल्यूबीसी होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है कणिकाणु और एक होता है एकणिकाणु। देखो जो कणिकाणु जो होते हैं इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो आपको एग्जांपल ध्यान में रखने कौन कौन से, एक तो होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल ये क्या होते हैं? कणिकाणु होते हैं। और एक कणिकाणु में कौन आ जाता है? इसका आता है आपको एक तो लिम्फोसाइट। कौन आता है? लिम्फोसाइट। और एक आता है मोनोसाइट। देखिएगा जो लिम्फोसाइट है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। लिम्फोसाइट के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। एक आता है टी लिम्फोसाइट और तीसरा है प्राकृतिक मारक कोशिका। प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कणिकाणु और एक एकणिकाणु, यानी ग्रेन्यूल्स और अनग्रेन्यूल्स। कणिकाणु कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे इसके? देखो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये किसके उदाहरण हो गए? कणिकाणु के हो गए। अगला हम बात करते हैं एकणिकाणु में कौन सा जाएगा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। तो लिम्फोसाइट के भी कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए।
अब देखो हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो हमारे शरीर में जो सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा कि सबसे अधिक कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। अब इनको लेकर और क्या ध्यान रखना, देखो जो लिम्फोसाइट है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी अगर रोगाणु जो है, अगर मान लो कि अटैक करता है या कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, तो सबसे पहले अगर जो सक्रिय जो होगी डब्ल्यूबीसी में, जो सबसे पहले सक्रिय होगी वो कौन होगी? लिम्फोसाइट होगी। यानी ये कौन सी होगी? प्राकृतिक मार, या यूं कह सकते हैं प्राथमिक प्राथमिक प्रतिरक्षा या प्राथमिक मारक कोशिका कह सकते हैं इसको। यानी सबसे पहले जो सक्रिय होगी वो कौन होगी? लिम्फोसाइट होगी। कौन होगी? लिम्फोसाइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्रतिरक्षा कोशिका या प्राथमिक मारक कोशिका कहते हैं। किसको कहते हैं? लिम्फोसाइट को कहते हैं। जबकि सबसे अधिक जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। और देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अब बात करते हैं मोनोसाइट की। जब कोई रोगाणु क्या होता है? शरीर में प्रवेश करता है। जब कोई रोगाणु क्या होता है? शरीर में प्रवेश करता है, तो अब देखो मोनोसाइट क्या करती है। देखो मोनोसाइट क्या करती है, अपने अंदर क्या करती है? कुछ परिवर्तन करती है। मोनोसाइट मोनोसाइट क्या करती है? अपने अंदर रूपांतरण करती है, यानी इसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, और रूपांतरण से ये क्या बनती है? महाबक्षकाणु बन जाती है, या महाबक्षक कोशिका। महाबक्षक कोशिका यानी मैक्रोफेज बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो मोनोसाइट क्या करती है? अपनी संरचना में परिवर्तन करके क्या बनाती है? महाबक्षक कोशिका बनाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोफेज बनाती है। क्या बनाती है? मैक्रोफेज। यह है महाबक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल। महाबक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जो रोगाणु होता है उस पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले क्या होगा कि जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले जो सक्रिय होगी वो कौन सी डब्ल्यूबीसी होगी? लिम्फोसाइट होगी। कौन सी होगी? लिम्फोसाइट होगी। लिम्फोसाइट सक्रिय होकर किसको सक्रिय करेगी? मोनोसाइट को करेगी। मोनोसाइट क्या करेगा? अपने अंदर क्या करेगा? रूपांतरण करेगा। एक 10th लेवल के हिसाब से बता रहा हूं समझने के लिए, बाकी इनकी अगर क्रियाविधि देखें तो बहुत गहराई में है। जब आप बड़ी क्लासों में आओगे 11th के अंदर, अगर आप बायोलॉजी लोगे तो आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। तो मोनोसाइट क्या करती है? रूपांतरण का क्या बनाती है? महाबक्षक कोशिका। नाम से पता चल रहा है बक्षक यानी भक्षण करना। भक्षण करना मतलब क्या? मार देना। महाबक्षक कोशिका। और क्या एक क्या होगी? न्यूट्रोफिल होगी। न्यूट्रोफिल तो होती है, लेकिन मोनोसाइट क्या बनाती है? महाबक्षक कोशिका। अब ये दोनों मिलकर क्या करती है? आक्रमण। क्या करती है? आक्रमण करती है। किसके ऊपर? रोगाणु के ऊपर। और उसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। क्या कर देती है? खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये क्या हो गया? आपका डब्ल्यूबीसी हो गया। क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना बिंबाणु। बिंबाणु। देखो बिंबाणु का निर्माण भी कहां होगा? लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, जहां रक्त का निर्माण होता है वहीं पर। बात करते हैं इसके जीवन काल की। देखो इनका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? 10 दिन होता है। बिंबाणु का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 10 दिन होता है। ये भी क्या होती है? केंद्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? केंद्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? केंद्रक विहीन, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और देखो इनका क्या कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का बनाना, थक्का बनाना। यानी जब चोट लग जाती है तो रक्त लगातार क्या होता रहता है? बहता रहता है। तो उस रक्त को जो बहने से रोकने का जो काम करती है, यानी ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, थक्का बनाने का जो काम करते हैं, वो कौन करते हैं? बिंबाणु करते हैं। कौन करते हैं? बिंबाणु। रक्त के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? देखो रक्त के अंदर इनकी संख्या होती है 3 लाख। 3 लाख घन प्रति एमएम। ठीक है, तो ये हो गया बिंबाणु। क्या हो गया? बिंबाणु।
अब देखो इनका कुछ नाम भी है अलग से, वो मैं लिख देता हूं एक बार, अलग अलग नाम इनके बारे में सभी के, तीनों को एक बार वापस बता देता हूं मैं। एक तो है आरबीसी, एक अपन ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, और एक अपन ने पढ़ा बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। अब देखो इनके अलग अलग नाम है, इनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और बिंबाणु को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये इनके और भी नाम है अलग से, इसलिए मैंने अलग से लिखा दिया। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और बिंबाणु को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। देखो जो आरबीसी जो होती है, अभी मैंने बताया था, इसका क्या काम है? O2 का परिवहन, यानी इस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, O2 का परिवहन। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? प्रतिरक्षा। क्या है? प्रतिरक्षा। और बिंबाणु का काम क्या है? इसका काम है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमने देखो तीनों चीजें पढ़ ली। कौन कौन सी? आपकी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, बिंबाणु हो गई। इनमें से गारंटी है कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ढंग से अगर इसके नोट्स बनाए हैं, अभी जो पढ़ाए हैं, या अगर नहीं बनाए तो वीडियो को रोक के बार बार देख के आप बना ले नोट्स। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो प्रॉपरली जो लिखा रहा हूं आप कंप्लीटली तैयारी करते रहिए। अगला हम बात करते हैं रक्त के कार्य क्या है, रक्त क्या काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, रक्त के कार्य लिखिए। तो हम बात करते हैं रक्त के कार्य। देखो रक्त का एक काम तो क्या है? ऑक्सीजन व CO2, यानी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो लिख लीजिए O2 व CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन व CO2 का क्या करना? परिवहन करना। अब देखो जो बॉडी जो होती है उसकी पीएच को भी नियंत्रित कौन करता है? रक्त की करता है। तो लिखो, दूसरा काम लिखो, शरीर की पीएच को नियंत्रित करना, शरीर की पीएच को नियंत्रित करना। अब देखो रक्त जो है हमारे शरीर में बहता रहता है, बहता रहता है, तो इससे क्या होता है कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है इसको भी कंट्रोल कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? रक्त ही करता है। तो लिखो शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना। अगला हम बात करते हैं, देखो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। उत्सर्जी पदार्थों यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी कौन करेगा? रक्त करेगा। अगला हार्मोन का परिवहन, हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन का परिवहन व नियमन करना, नियमन करना। अगला खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से काम हो गए। रक्त के 5 कार्य आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी जरूरी नहीं कि मतलब 8-10 कार्य लिखा दूंगा, लेकिन आपको 5 ही लिखने हैं परीक्षा में आएंगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो गए? रक्त के कार्य हो गए। क्या हो गए? रक्त के कार्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं रक्त के प्रकार, यानी ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह। रक्त समूह के बारे में आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप, उसको लेकर हम बात करते हैं रक्त समूह के बारे में। देखो जो रक्त के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन पाए जाते हैं। हमारी जो कणिकाएं होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रतिजन के आधार पर हम क्या करेंगे? रक्त को बांटेंगे, यानी रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह किसे कहेंगे? कि रक्त कणिका पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर रक्त को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रक्त समूह कहते हैं। देखो रक्त समूह जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ए,
बी, ए बी और ओ, ठीक है। किसके आधार पर बांटते हैं हम? प्रतिजन के आधार पर। किसके आधार पर बांटते हैं? प्रतिजन के आधार पर। देखो इसके बारे में, रक्त समूह के बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। आपका जो 4th लेसन है प्रतिरक्षा के बारे में, उसके अंदर उसमें डिटेल में दे रखा है, तो वहां हम पूरी इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। यहाँ एक नॉर्मल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं रक्त समूह के बारे में। देखो अगर जो प्रतिजन ए है, इसके अंदर कौन सा होगा? प्रतिजन ए होगा। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके अंदर प्रतिजन कौन सा है? ए है। ये किस पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से आरबीसी पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मतलब क्या हुआ? उसके अंदर प्रतिजन कौन सा है? बी है। प्रतिजन बी यानी प्रतिजन ए उपस्थित, इसके अंदर प्रतिजन बी उपस्थित। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, इसके अंदर यानी प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं। प्रतिजन ए व बी दोनों उपस्थित। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसे हम बोलेंगे दोनों प्रतिजन अनुपस्थित। दोनों प्रतिजन अनुपस्थित, ठीक है। तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर हम रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर हम रक्त को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के रक्त के अंदर अगर प्रतिजन ए उपस्थित है, अगर किसी व्यक्ति के रक्त के अंदर अगर प्रतिजन कौन सा है? उपस्थित है? ए उपस्थित है, तो उसे हम कौन सा रक्त समूह कहेंगे? रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में प्रतिजन बी उपस्थित है तो उसे हम बोलेंगे उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? बी हो गया। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में ए प्रतिजन भी है और बी प्रतिजन भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ए बी रक्त समूह कहेंगे। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में दोनों प्रतिजन अनुपस्थित है, यानी ना तो ए है ना बी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओ कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। अब बात आती है कि सर हमने तो ऐसे सुना था कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, या बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव। तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लफड़ा है भाई? तो इसका भी देखो एक और होता है, एक कारक होता है आरएच कारक। कौन सा होता है? आरएच कारक। इसके बारे में भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे 4th लेसन के डिटेल में। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप देखो अगर ए है, समझिएगा ध्यान से, यानी कोई भी व्यक्ति है और उसके रक्त के अंदर प्रतिजन कौन सा पाया जाता है? प्रतिजन यानी एंटीजन कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में अगर ए प्रतिजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक है, और यदि उसके अंदर आरएच कारक भी उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है क्या है? ए है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, और उसके अंदर अगर आरएच कारक पाया जाता है तो सब बोलेंगे ए पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव। यदि व्यक्ति के रक्त में अगर आरएच कारक पाया जाता है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव, और यदि आरएच कारक नहीं पाया जाता तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यानी अगर दूसरा व्यक्ति है, समझिएगा, 2 आदमी है, एक का नाम है रामलाल और एक का नाम है श्यामलाल। इसका ब्लड ग्रुप भी ए है और इसका ब्लड ग्रुप भी ए है, लेकिन इसके ब्लड ग्रुप में आरएच कारक पाया जाता है, यानी इसके रक्त के अंदर, रामलाल के रक्त में आरएच कारक है, रामलाल के रक्त में आरएच कारक है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? अब ए पॉजिटिव हो जाएगा। और श्यामलाल का जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या है? ए है, लेकिन इसके रक्त में आरएच कारक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव। यानी रक्त का पॉजिटिव और नेगेटिव होना का क्या है? किसके ऊपर आधारित होता है? ये आरएच कारक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आरएच कारक पर आधारित होता है। क्लियर? कंप्लीट। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में? रक्त के बारे में बात कर ली। किसके बारे में बात कर ली? रक्त के बारे में। अब हम बात करते हैं रक्त परिवहन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रक्त परिवहन, या यूं कह सकते हैं रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हेडिंग लगा लो रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिएगा, देखो परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? हमारे शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझिएगा, हमारे शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लेकिन ये परिसंचरण का जो काम करता है वो कौन करता है? रक्त करता है। इसलिए हम इसके साथ में एक शब्द और जोड़ देते हैं। कौन सा शब्द जोड़ देते हैं? रक्त परिसंचरण जोड़ देते हैं। कौन जोड़ देते हैं? रक्त परिसंचरण। अब रक्त परिसंचरण में देखो, रक्त तो मुख्य होगा ही होगा, लेकिन क्या रक्त के कोई पैर तो है नहीं जो ये चल के चला जाएगा। अब इसको भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है? हृदय करता है। रक्त को जो भेजने का काम करता है वो कौन करता है? हृदय करता है। तो हमें हृदय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? बंद प्रकार का, यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बंद प्रकार का। अब आप कहोगे सर ये बंद क्या होता है? यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे मान लो कॉकरोच, तिल चट्टा वगैरह जो हो गई, इसमें कौन सा होता है? खुला होता है। यानी इनके अंदर जो रक्त है ये नलियों में नहीं बहता है। नलियां जिसे हम बोलते हैं रुधिर वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनी। उनके अंदर जो रक्त है ये वाहिनियों में, यानी वेसल्स जो होती है उनके अंदर नहीं बहता है। उसे हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और यदि रक्त जो है अगर वो नलियों में बहेगा, यानी रुधिर वाहिकाओं में, या अपन कह सकते हैं रुधिर वाहिनियों में बहेगा, तो उसे हम बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। यानी हमारे शरीर के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रक्त जो है वो किसमें बहता है? नलियों में बहता है। रक्त किसमें बहता है? नलियों में बहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? बंद परिसंचरण तंत्र। यानी हमारे शरीर में रक्त किसमें बहता है? बंद नलियों में बहता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखो कैसे होता है, कुछ इसका एक मैं डायग्राम इसको समझा देता हूं तो आपको थोड़ा सा। एक इस प्रकार की एक संरचना होती है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं। इस प्रकार का क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा यहां पर मान लेते कि क्या है ये? उत्तक। उत्तक का मतलब क्या हो गया? कोशिकाओं का क्या हो गया? समूह हो गया। क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह, उत्तक। अब देखो इसके पास क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। और ये क्या करता है? भोजन बनाता है, माफ कीजिएगा, एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा बनाता है। और कौन सी गैस मुक्त करता है? CO2 गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? CO2 गैस। अब ये CO2 गैस जाएगी इस तरह से, ये नलिका में जाएगी। ये जो लेकर जाती है इसे हम बोलते हैं महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिरा। ये लेकर जा रही है देखो इस तरह से, और ये लेकर आएगी इधर, लेकर आएगी इस तरफ। ये ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद। इस तरह से, यानी ये जो लेकर आ रही रक्त इसको हम क्या बोलेंगे? महाशिरा। आगे हृदय को हम डिटेल में पढ़ेंगे। महाशिरा, इसके अंदर कौन सा रक्त बह रहा है? CO2 वाला बहता है। कौन सा बहता है? CO2 वाला। यानी अपन कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर, CO2 वाला। यानी यहां जो ये रक्त आ रहा है ये कौन सा है? इसके अंदर कौन सा रक्त है? ये CO2 वाला है। कौन सा है? CO2 वाला। अब देखिएगा, यानी यहां से ये CO2 वाला रक्त आया, यानी रक्त के अंदर क्या घुली हुई है? CO2। और जिससे रक्त के अंदर CO2 घुली होती है उसे हम बोलते हैं अशुद्ध रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध रुधिर। यहां आ गया। अब यहां से देखो रक्त को भेजा जाएगा कहां पर? CO2 को बाहर भेजना है ना अपने को शरीर से। CO2 को क्या करना है? शरीर से बाहर भेजना है। और ये गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? फेफड़ों के अंदर होता है। तो यहां से हम रक्त को कहां भेजेंगे? फेफड़ों के अंदर भेजेंगे। कहां भेजेंगे? फेफड़ों के अंदर। यानी यहां से ये जा रहा है इस तरह से जाएगा ये। इसको भेजेंगे कहां भेजेंगे? फुफ्फुस, यानी फेफड़ों के अंदर भेजेंगे इसको। ये इस तरह से बना देते हैं अपन, बहुत ही प्यारे से, छोटे छोटे से। ये अपने फेफड़े हो गए इस तरह से। ठीक है। अब ये रक्त जा रहा है, देखो कौन सा जा रहा है? CO2 वाला जा रहा है। कौन सा जा रहा है? CO2 वाला। CO2 को किस में छोड़ देगा? फेफड़ों में छोड़ देगा। और वहां से क्या लेगा? अब वहां से लेगा ऑक्सीजन। और यहां से अब ये लेकर आएगा ऑक्सीजन, लेकर आएगा इधर से। ये देखो ये इस तरह से, यानी इसके अंदर कौन सी गैस आ रही है? O2 आ रही है। कौन सी आ रही है? O2। ये आ गई, यानी ये आ गई O2। ठीक है। अब इस O2 को देखो वापस भेजना है। अब कहां भेजना है? शरीर के पास भेजना है। कहां भेजना है? शरीर के पास। शरीर के पास का मतलब कोशिकाओं के पास। किसके पास भेजना है? कोशिकाओं का समूह, यानी उत्तक। उत्तक के पास इसको हम भेजेंगे। इसके अंदर कौन सा आ रहा है? ये O2 वाला।
इसको हम बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। यानी इसके अंदर रक्त कौन सा है? ये O2। अब समझिएगा कि जो नलिकाएं या जो रुधिर वाहिनियां रक्त को हृदय से ले जाती है, वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से ले जाती है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जो रुधिर वाहिनियां रक्त को हृदय में लाती है उसे क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। अब ये बहुत बड़ी है, यानी सभी का रक्त इसके अंदर आएगा और ये सारे रक्त को लेकर किस में जाएगी? हृदय में डाल देगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? महाशिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाशिरा। और ये एक ही नली ले जा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? महाधमनी बोलेंगे। अब देखो ये जो नली आपको दिख रही है, ये वाली नलिका, ये नलिका आपको दिख रही होगी। देखो ये रक्त को कहां ले जा रही है? फेफड़ों के पास यानी फुफ्फुस के पास। और जो रुधिर को हृदय से ले जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। अब ये फेफड़ों के पास ले जा रही है तो क्या बोलेंगे? इसको फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। अब देखो ये फेफड़ों से रक्त लेकर आ रही है हृदय में, कहां से ला रही है? फेफड़ों से, तो इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। जो लेकर आती है उसे क्या बोलते हैं? अपन शिरा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? फुफ्फुस शिरा। इस प्रकार से ये जो देखो नीचे का जो भाग है इसे हम बोलते हैं नीले, और ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद कहते हैं। अब देखो रक्त जो है वो हृदय से कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है। देखो एक तो ये आया, इधर से आ रहा है, ये कहां गया? हृदय में आ गया। कहां गया? हृदय में। यहां से फिर ये जा रहा है किसके पास? फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए। कहां जा रहा है? फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए। फिर वहां से वापिस आ रहा है कहां पर? हृदय में। कहां पर आ रहा है? यहां से तो जा रहा है ये CO2 लेकर जा रहा है। क्या लेकर? और यहां से क्या लेकर आ रहा है? ये O2 लेकर आ रहा है। हृदय में आया, फिर वापिस गया किसके पास? उत्तक के पास। इस प्रकार से देखो ये रक्त यहां से आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये उत्तक से किसके पास? हृदय में। हृदय से किसके पास? फेफड़ों में। फेफड़ों से वापिस कहां? हृदय में। हृदय से किससे के पास? उत्तक में। कहां? उत्तक में। उत्तक से वापिस किसमें? हृदय में। हृदय से किससे? फेफड़ों में। फेफड़ों से वापिस कहां? हृदय में। हृदय से फिर वापिस उत्तक में। उत्तक से फिर वापिस किसमें? हृदय में। हृदय से कहां पर? फेफड़ों में। फेफड़ों से वापिस कहां? हृदय में। हृदय से वापिस उत्तक के पास। इस प्रकार से आप देख रहे हो जो रक्त जो है वो हृदय से कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है। कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार। और जब रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है तो उसे हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? वह परिसंचरण तंत्र या ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। और हमारे शरीर में देखो जो रुधिर हृदय से कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाइए, तो आपको बनाना है। अब तो ये बहुत गंदा हो गया, लेकिन शुरुआत में मैंने जब बनाया तो बहुत अच्छा चमक रहा था, है नहीं? तो उस वक्त आप वीडियो को रोक के बना लेना इसको, ठीक है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाइए, पूछा जा सकता है। या यूं भी आ सकता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है? तो एक सामान्य जानकारी हमने परिसंचरण तंत्र को लेकर प्राप्त की। अब हम जो हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे हृदय के बारे में, हृदय की संरचना के बारे में बात करेंगे। ये महाधमनी है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिरा है, महाशिरा है, ये क्या होती है, हम इसको एक एक को लेकर अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे। अगर किसी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो मैं बार बार हर क्लास में जैसा कि आपको कह रहा हूं, आपके नीचे ये जो पट्टी दिखाई दे रही है जिस पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबर पर आप सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक किसी भी समय आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप आसिंद के रहने वाले हैं तो आप सीधे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, मैंने कहा झुंड के साथ नहीं आना है, एक बच्चा ही आएगा। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपको अकेले को ही आना है। जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जब कक्षाएं जो है ऑफलाइन कक्षाएं जब प्रारंभ हो जाएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, तो उस दौरान हम वापस पूरा आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे। और यदि हाँ, अगर ये कक्षाएं आपको अगर पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।